हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसा चल रहा है सबका पढ़ाई वगैरह? मुझे बताना आपकी कोचिंग कैसी चल रही है, अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं हमारे वीडियो की, हमारे टॉपिक की। तो हमने क्लास 11 का जो यूनिट 3 है काइनेमेटिक्स, उसकी स्टार्ट तो कर ही ली है। स्टार्ट में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो चैप्टर एक्चुअली आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैथमेटिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर के अंदर आगे न्यूमेरिकल्स या फिर किसी भी टाइप का डेरिवेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेसिक मैथ्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो उसके लिए डिफ्रेंशिएशन का जो वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें एक टॉपिक रहता है, वो मैं आज बता दूंगी बिकॉज कल का वीडियो लंबा हो रहा था काफ़ी, इसलिए वो मैंने आज वाले वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। तो आज वाला वीडियो देखने से पहले प्लीज़ जाके पहले वाला डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो चेक करना। उसमें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा था, मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना। मैं यहाँ पे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकती हूँ कि मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवाऊँ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमको न्यूमेरिकल पार्ट भी उतना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं अलग से कुछ वीडियोज़ या फिर शॉर्ट्स में रेगुलर जो होता है ना डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल्स डालती रहूँगी, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। हाँ तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम लोग इसको लिखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन। मैं सिर्फ इतना सा लिख रही हूँ बट ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इसका मतलब क्या हो। कल हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, उसका सिंबल पढ़ा, कुछ फॉर्मूलाज पढ़े जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि साइन का डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या आता है, कॉस का करते तो क्या आता है, टेन का करते तो क्या आता है, वो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि उसका मीनिंग क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना देते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस and this is our y-axis, and let's say our graph is like this. Okay, so we have a point here, इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 and x1. The other point is somewhere here, this is x2 and this is y2. Okay, दिस इज डेल्टा एक्स। यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेल्टा एक्स लिख सकते हैं बट उसकी लिमिट टेंड्स टू 0 करनी पड़ेगी। उसी केस में वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज डी वाई या फिर डी एक्स है ना, द वेयर वो वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जो चेंज हो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो उसके लिए हमको लिमिट लगानी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू delta x upon delta y, but the condition is limit delta x tends to 0 and delta y tends to 0. ठीक है, this is very important. small change की बात करें तो okay, so we have dx and dy. now we want to represent कि dy upon dx जो कि हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो ग्राफ के अंदर क्या शो करता है। तो वो ग्राफ के अंदर शो करता है स्लोप। क्यों स्लोप शो करता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ये टेंजेंट, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, जो हमारा इसका जो ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर जो हाइपोटेनस आ रहा है वो इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इस स्लोप को आगे बढ़ाए कुछ ऐसे, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। द रीज़न इज कि ये आर्क है लेकिन हम इसको स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं बिकॉज द एंगल इज़ वेरी स्मॉल। बहुत ही जब छोटे एंगल की बात करते हैं ना तो हम लोग आर्क को एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं, आपने अपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और अगर हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये होता है थीटा की डेफिनेशन से। तो टेन थीटा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ,
ठीक है, सिंपली है, हमको पता है dy अपॉन dx डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ बना लिया, इसके अंदर हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल दी, tan थीटा की वैल्यू भी dy अपॉन dx के बराबर आई। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ होती है कि जो डिफरेंशिएशन है ना dy बाई dx वो tan थीटा के बराबर है। ठीक है, लेकिन tan थीटा किसके बराबर है, tan थीटा बराबर है इस ग्राफ के स्लोप के बराबर। तो बेसिकली वी कैन राइट tan थीटा इक्वल्स टू dy upon dx and which is equals to slope of the graph, slope of the graph। So इस चीज़ से क्लियर होता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो क्या शो करता है, डिफरेंशिएशन शो करता है कि जब हम किसी भी ग्राफ की किसी भी इस टाइप के स्लोप की बात कर रहे हैं तो जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो उस ग्राफ का उस कर्व के स्लोप को शो करेगा। ठीक है, हम लोग बेटर इसको कर्व लिख दे तो ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग हो गया स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व tan थीटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो पढ़ लिए, ग्राफिकल मीनिंग पढ़ लिया, इसका डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका इन जनरल क्या मीनिंग होता है वो पढ़ लिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। चलो भाई, बात तो हो गई कि इनडेफिनेट और डेफिनेट होता है, लेकिन ये होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज इनडेफिनेट एंड व्हाट इज डेफिनेट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन लिख देती हूँ दोनों की। इसको एक्सप्लेन मैं थोड़े टाइम बाद में करूँगी, बिकॉज अगर मैं अभी समझाती हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज वेयर लिमिट इज नॉट प्रोवाइडेड, लिमिट इज नॉट प्रोवाइडेड, ओके, एंड दिस इज वेयर लिमिट इज प्रोवाइडेड, लिमिट इज प्रोवाइडेड। ओके, तो ये चीज़ तो हो गई, लिमिट प्रोवाइड होती है नहीं प्रोवाइड होती है, बट व्हाट इज लिमिट, ये चीज़ कैसे समझ में आएगी। ठीक है भाई, आपने बता दिया कि लिमिट इसमें होती है इसमें नहीं होती है, लेकिन हमको क्या पता है लिमिट क्या होती है, तो ये चीज़ भी आपको पता पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, ये तो हो गया कि जो इनडेफिनेट है वो डेफिनेट है वो क्या होता है। हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमने जब डिफरेंशिएशन की बात करी थी ना, तो हमने सिंपल बताया था कि भाई dy अपॉन dx से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज ए फंक्शन ऑफ x, ओके, y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब हमने अगर डिफरेंशिएशन की बात करनी है तो हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना तो लिखेंगे y, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस y dx इक्वल्स टू fx dx। दोनों साइड जिसका फंक्शन है ना, ये फंक्शन x का है, x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों को dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इंटीग्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अच्छे से सिंबल को देख लीजिए, इसको dx से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ठीक है, एंड दिस इज आवर फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर बात करी थी कि बेसिक फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज को सॉल्व करना पड़ता है, अलग अलग फार्मूला से अलग अलग डिफरेंशिएशन आता है, सबको याद रखना पड़ता है ना। वही सेम चीज़ इंटीग्रेशन में भी होती है, लेकिन एक फ़ायदा आपको हो जाएगा जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे डिफरेंट फंक्शन थे और उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे ना, उसी टाइप से डिफरेंशिएशन के अंदर थे, उसी टाइप से इंटीग्रेशन के अंदर भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। चलो मैं ठीक है अभी यहाँ पे इसकी बात नहीं करती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स।
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x। यहाँ पे सब पे कुछ कांस्टेंट आएगा प्लस सी। इसका क्या मतलब होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि जब हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स आ रहा है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन एक्स आ रहा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो tan x आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या आता है, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो क्या आएगा, जब मैं माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगी ना तो साइन एक्स आएगा, अगर मैं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगी ना तो कॉस एक्स आएगा, और मैं tan x का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो सेक स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होती है। इंटीग्रेशन का अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे ना तो जो टर्म आएगी ना, अगर उसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वापस वही टर्म आने वाली है जो आपने पहले यूज़ करी थी। तो बेसिकली वी कैन राइट इंटीग्रेशन and differentiation and are complementary process, या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री को रिवर्स प्रोसेस भी लिख सकते हैं, रिवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है अगर हम किसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आएगा अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो फिर से वही चीज़ आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री या फिर रिवर्स प्रोसेस होती है। ठीक है, ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक डायरेक्टली में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गई। अगर मैं बात करूँ कि हम लोग जैसे उसमें स्टार्ट करा था कि हमने कॉन्स्टेंट लिया था, फिर उसके बाद में पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था, तो अगर मैं कॉन्स्टेंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है 2, इसका हमको इंटीग्रेशन करना, तो मैंने आपको बताया था इसमें dx लगाना ज़रूरी होगा जिसका भी फंक्शन होगा। तो ये क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म है ना वो तो आ जाएगी बाहर और पीछे रहेगा dx। तो dx का क्या होगा, ठीक है। इसको फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम लोग निकाल देते कि पॉलिनोमियल की जब हम लोग बात करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात करेगी तो वो फॉर्मूला था x की पावर n ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा n-1, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। सिंपली उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, n को आगे लाते थे और n की एक पावर कम कर देते। हमको यहाँ पे ऊपर की साइड n की एक पावर बढ़ानी है और जो ये पूरी पावर होगी ना उससे हमको डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से मैं इसका करती हूँ तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, तो x की पावर 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0, n इक्वल्स टू 0, 0+1 अपॉन 0+1, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 1, बेसिकली x हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x, बिकॉज dx का डिफरेंशिएशन होगा x, जहाँ पे x की कोई पावर नहीं होगी, 0 पावर है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए। उसके बाद जो dx बचेगा ना उसका इंटीग्रेशन होगा x, अगर उसकी जगह dy होगा तो y हो जाएगा, dt हो जाएगा तो उसकी जगह t हो जाएगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कांस्टेंट का कैसे करना है और अगर कुछ पॉलिनोमियल टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि जब हमने रिवर्स प्रोसेस पढ़ी थी ना तो हमको पता है कि जब हम लोग log x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या आता है 1/x, तो उसी टाइप से जब हम लोग 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा log x। ये तो रिवर्स प्रोसेस है, हमने बोला है, तो वो चीज़ क्लियर है कि अगर log x का 1x आता है तो 1x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log x का आएगा। और जो ex dx है तो ex का हमको पता है कि जब एक्सपोनेंशियल की टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम ex का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी ex आता है और ex dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी क्या आएगा ex ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक टर्म। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, जैसे उसके अंदर हमने चेन रूल पढ़ा था कि अगर मल्टीपल टर्म्स आती है तो उस केस में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल
हम लोग लेते हैं हमने पढ़ा था कि 2x² प्लस 4, ठीक है। इसका हमको करना है, नहीं ये नहीं लेते, कुछ ये ले लेते, चलो sin 2x² 4, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है cos 2x² 4, जो भी टर्म अंदर ब्रैकेट में ना उसको एज इट इज लिख दो, बस साइन का कॉस करना है। उसके बाद में हमको देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म है। ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में एक तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसको भूल जाओ। पीछे बचा 2x², तो 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 को एज इट इज रखो, इसका क्या हो जाएगा 2x, तो बेसिकली हो जाएगा 4x, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 4x से, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना और चेन रूल की बात करें, जब एक टर्म के अंदर दूसरी टर्म आती है तो जो दूसरी ब्रैकेट वाली टर्म होती है ना उसका जो भी डिफरेंशिएशन होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम लोग सेम चेन रूल की इंटीग्रेशन में बात करेंगे ना तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आती है ना इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करना और इंटीग्रेशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल sin 2x, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा cos 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अगर सेम हम इसी का इंटीग्रेशन करते हैं ना sin 2x, तो साइन का क्या हो जाता है माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। डिफरेंशिएशन के केस में हम लोग जो एक्स्ट्रा टर्म होती है उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हम सेम कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको करना है 1/4x + 3 इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमको पता है कि जो 1/log x है ना उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, उसी टाइप से 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आता है log x। तो हम लोग मान लेते हैं कितना है 1/x, नीचे की टर्म को हम एक बार भूल जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा log 4x + 3। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये जो x के साथ टर्म आती है ना इससे हमको कर देना है डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। जो x के साथ कांस्टेंट आ रहा है ना उससे आप कर लो डिवाइड, ये होता है हमारा चेन रूल। डिफरेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड करना है, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बात करी थी कि जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल sin x dx, तो ये हो जाएगा -cos x + c। ये c क्या होता है कांस्टेंट, ये हम लोग क्यों लिखते हैं, ये हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिमिट्स डिफाइन नहीं करी है। अब बात आ गई, जब सबसे पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी थी तो मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर लिमिट्स प्रोवाइड नहीं होती है, ये इनडेफिनेट है, और डेफिनेट के अंदर लिमिट्स प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक नंबर ले लेते हैं 3x dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, ये कितना हो गया 3x² प्लस c इसलिए क्योंकि मैंने लिमिट्स को डिफाइन नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती 1 to 2 3x dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x²/2, ये तो होगा ही। फिर हमको करना है लिमिट लगानी है 1 to 2, तो हमको क्या करना है 2 का स्क्वायर/2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4/2 -3/2, बेसिकली 12/2 -3/2 विच इज़ 9/2। तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमको x की वैल्यू क्लियरली पता है कि क्या रखनी है, ठीक है। तो जब हम लोग लिमिट्स डिफाइन नहीं करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमको नहीं पता x की वैल्यू क्या है, हमको कोई भी लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। लेकिन जब हमको लिमिट्स प्रोवाइड है कि 1 से 2 तक जाना है तो हम लोग पीछे कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कि जब लिमिट्स प्रोवाइड नहीं हुए यू हैव टू ऐड अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको नहीं बताया, लेकिन आपको लिखना है +k + c, जिससे भी आप इसको डिफाइन करते हो। और जब लिमिट्स प्रोवाइड होगी ना तो लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद तो आपको फाइनल कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी कि जब आपको लिमिट्स प्रोवाइड की हुई हो ना तो कैसे सॉल्व करना है। सिंपली सबसे पहले जो बेसिक इंटीग्रेशन होता है वो कर लो,
उसके बाद में जो ऊपर वाली लिमिट होती है ना उसकी वैल्यू पहले रखो, माइनस करो और नीचे वाली वैल्यू जो लिमिट की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लो। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फिर ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, लिमिट क्या होती है, बेसिक फॉर्मूलाज क्या होती है, दोनों रिवर्स प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है टू ऐड और टू सम अप। मैंने लिख तो दिया लेकिन भाई कैसे होता है, तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे जो मतलब होता है ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, हम लोग लेते हैं एक डिस्क। ठीक है, डिस्क ले लिया। अब हमको इस डिस्क के लिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि एक कोई छोटा सा एरिया ये वाला, ये रेडियस हो गई r और ये वाली जो रेडियस है ना ये है dr, और जो फाइनल अपनी टोटल एक्चुअल में रेडियस है वो है कैपिटल R। अब हम लोग की ये जो रेडियस है ना, मैं इसको अलग से बना देती हूँ, ये वाली ये dr है और ये r है। अगर मैं बात करूं कि इसको मैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब के फॉर्म में लिख देती हूँ ऐसे, तो ये तो हो जाएगा dr, ये dr होगा ना बिकॉज ये dr है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 2 पाई r dr। होगी या नहीं होगी, सॉरी 2 पाई r, इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई r। इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही तो इसी की लेंथ होगी, होगी ना। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा DA। मैं DA इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रही हूँ। अगर मैं पूरा ओवरऑल लेती तो मैं कैपिटल A लिखती, लेकिन मैंने यहाँ पे DA लिखा है क्योंकि मैं किसी एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रही हूँ। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई r dr। किसी भी रेक्टेंगुलर की एरिया की बात करती है तो ये वैल्यू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ जो भी दे रखा होता है। तो मैंने 2 पाई r इंटू dr कर दिया। अगर इसको मुझे कंप्लीट एरिया निकालना है ना DA, तो मैं क्या लिखूंगी 2 पाई r DA। अब मैं कंप्लीट एरिया क्यों बात कर रही हूँ, 0 से लेके r तक। यहाँ पे हमने सिर्फ एक dr एलिमेंट की बात करी है, ठीक है। अगर हमको पूरा का पूरा लेके जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, ऐसी छोटी छोटी और डिस्क एलिमेंट की क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब हम उन सबका सम करेंगे ना तो हमारे पास ओवरऑल एरिया हो जाएगा। नहीं आएगा, अगर मैं एक ले लेती हूँ ये वाली, फिर इसके ऊपर वाले ले लेती हूँ दूसरी, फिर ये ले लेती हूँ तीसरी, ऐसा करके अगर मैं छोटी छोटी एलिमेंट्स लेके उन सबको ऐड करूँ तो हमारा पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास पूरे डिस्क का एरिया आ जाएगा। तो उसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया है, ठीक है। और हमने बोला है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड टू सम, तो हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। और कहाँ तक सम करना है, 0 से स्टार्ट करना है और कैपिटल R तक जाना, बिकॉज हमारे डिस्क की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो हमने 0 से कैपिटल R तक की इसकी लिमिट लगा दी। अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 पाई तो है कांस्टेंट, तो उसको आप बाहर ले लो, फिर लिखो 0 से कैपिटल R R dr। अब यहाँ पे हमको x के टर्म में नहीं दे रखा, मैंने आपको बताया था x और y तो सिर्फ वेरिएबल होते हैं, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। आपके क्वेश्चन में जो दिया आपको वो यूज़ करना है। ये हो गया R dr। अब आप निकालो इसको, मान लो x dx, तो इसमें कैसा होता है x की पावर 1 + 1 एंड 1 + 1, तो हो जाएगा x²/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई, लिमिट ले ली, ये हो जाएगा r²/2, लिमिट हो जाएगी 0 से r। और लिमिट को कैसे सॉल्व करना है, 2 पाई, ये हो जाएगा एरिया A = यहाँ पे लिख दो कैपिटल R²/2 माइनस 0/2। लिमिट ऐसे ही लगाते हैं, जो ऊपर वाली लिमिट है वो पहले रखनी है, जो बाद वाली लिमिट है वो बाद में रखनी है। 2 पाई, ये तो हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा R²/2, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और ये हमारे पास बचेगा पाई R²। और आप सबको पता होगा कि जब हम लोग किसी सर्कल डिस्क की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया कितना होता है, पाई R², ठीक है।
तो इसका मतलब अगर हम लोग एक छोटे एलिमेंट को ले लेते हैं और फिर उनका सम करते जाते हैं, जो भी उनकी फाइनल लिमिट होगी, जैसे यहाँ पे 0 से 8 थी, अगर कुछ अपने को वैल्यू दे रखी है 0 से 4, 0 से 5 जो भी दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यू पुट करनी है और हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे ना, तो हमारे पास ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। और छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन से हमको सम, मतलब जो सम होती है ना, पूरे जितने भी डेटा है उनका सम मिलता है। हम लोग किसी चीज़ में इंटीग्रेशन लगा के लिमिट लगा रहे हैं 0 से 4, इसका मतलब ऐड कर रहा है 0 से 1 प्लस 0 से 2 प्लस 0 से 3, सॉरी 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4। तो इसीलिए हमने कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड और टू सम। ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई इंटीग्रेशन की मीनिंग की। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो क्या होता है? तो इसमें भी हम लोग सेम चीज लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, एक ले लेते हैं y एक्सिस, एक ले लेते हैं x एक्सिस, ये ले लेते हैं हमारा ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंट, दिस इज आवर एलिमेंट, लेट्स से दिस इज dx, और ये हम लोग लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा y। अगर मैं इस एलिमेंट के एरिया की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स। रेक्टेंगुलर स्लैब बन रहा है, सिंपल सी बात है, और रेक्टेंगुलर का स्लैब का ये मतलब y इंटू डी एक्स। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन बोलता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि y dx हमको पता है। अगर मैं करूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट लगा लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मुझे पॉइंट नहीं पता, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस पॉइंट एज x1 एंड दिस पॉइंट एज x2, और मैं लिख देती हूँ x1 अपॉन x2, तो ये क्या आएगा? ये एरिया ही तो आएगा। इस ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हमको ये कैलकुलेट करके देगा, बिकॉज जब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो ये सम कर रहा है। ऐसी ऐसी हर एक स्लैब, मतलब ऐसी एक स्लैब ले ली dx की, इसके पास में एक और होगी, यहाँ तक लगा कर जितनी भी स्लैब्स होगी उन सब का एरिया सम करेगा। अगर ये सारी स्लैब्स का एरिया सम कर रहा है तो बेसिकली इसके नीचे का सारा एरिया हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन बोलता है कि जब हम किसी ग्राफ की बात करें ना, तो उसके अंडर जितना भी एरिया होता है वो हमको इंटीग्रेशन दे देता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इज द एरिया, दिस इज द एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, ये हमको देता है इंटीग्रेशन। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ आ गई। जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है कि जो ग्राफ होगा ना उसका जो स्लोप होगा वो हमको डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? उस एरिया, उस कर्व के अंडर का जो एरिया है ना वो हमको इंटीग्रेशन के थ्रू मिल जाएगा। सो डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कंप्लीट। उसके बाद में एक चीज़ हम लोग और पढ़ लेते हैं विच इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो कैसे पढ़ते हैं? फिर से हम लोग ग्राफ बना देते हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस सेम ग्राफ ले लेते हैं, या फिर हम लोग और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, और ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? मिनिमा। आप इन दोनों ही पॉइंट पे देखो स्लोप जीरो है, इसका स्लोप देखो, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? जीरो, और ये भी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? जीरो। तो अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं तो फॉर मैक्सिमा स्लोप इज जीरो, और अगर मैं मिनिमा की बात करूं देन अगेन स्लोप इज जीरो। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि मैक्सिमा लो चाहे मिनिमा लो, दोनों का स्लोप जीरो है, तो दोनों का स्लोप जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है,
मैक्सिमा इज ऑलरेडी, अगर हम स्लोप की बात करें तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स ही तो लिखेंगे ना, ठीक है ना। हम स्लोप की बात करें तो स्लोप तो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमा का भी डिफ्रेंशिएशन यानी मैक्सिमा में भी कितना चेंज आ रहा है, तो वो कैसे करेंगे। आप यहाँ पे देखो स्लोप ऊपर था और मैक्सिमा से जाने के बाद स्लोप नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमा का जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑलरेडी अ स्लोप, और स्लोप का वापस स्लोप निकालना, बिकॉज मैक्सिमा के स्लोप की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज लेस देन 0, बेसिकली नेगेटिव। वाई नेगेटिव, बिकॉज आप देखो मैक्सिमा से नीचे जाते ही आपका स्लोप कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा। लेकिन आप लोग मिनिमा की बात करो ना, देखो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन इसके आगे जाते हैं तो स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है, ये बात हो गई मैक्सिमा और मिनिमा की। तो ये चीज़ हमने क्यों पढ़ी, ये चीज़ हमने इसलिए पढ़ी कि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको कोई भी ये फंक्शन दे देंगे, फिर आपको इस फंक्शन में पूछेंगे कि इसके अंदर ये मैक्सिमा है, मिनिमा है, इसकी क्या कंडीशन है, आप इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो उसके अंदर आप ये लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बात करो मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों के लिए ही डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होता है, और अगर ये मैक्सिमा वाला स्लोप है तो इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम आएगा। बेसिकली आपको कोई एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3, हाँ ये दे दिया। अब आपको पूछा है कि ये बताओ कि ये किसी ग्राफ का इक्वेशन दे रखी है, आपको प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा है मिनिमा। आप तो कैसे प्रूव करोगे, आप सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो, उससे 0 निकाल दो। अब 0 पुट करोगे ना तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू निकलने के बाद आपको प्रूव करना है कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है, तो आप एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लो, तो क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर देखो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 8x, ठीक है। इक्वेशन मैं ऐसे लिखती हूँ, कुछ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, प्लस 2x, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसको 0 पुट कर दो। अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो हम लोग 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x + 2 = 0, 8x = -2, x = -1/4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग को निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स 8x + 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो जब पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या है, मिनिमा है। ये तो मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा एक इक्वेशन लेके सॉल्व करा है, लेकिन काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इसके ऊपर आते हैं, टफ वाले, तो जिसमें आपके लिए कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं होती है, तो उसके भी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया। अब इसके आगे वाला ये जो वीडियोस होंगे ना, उसमें हम लोग मेन आपके चैप्टर के अंदर एंट्री करने वाले हैं, विच इज़ काइनेमेटिक्स 2। उसका जो यूनिट है उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा यूनिट 3 है। आपके बुक में जो चैप्टर का नाम दे रखा है वो यही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वो हम लोग इससे आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज़ जाके पहले यूनिट 2 कंप्लीट करना, ये दोनों वीडियोस देखना, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। किसी न्यूमेरिकल में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके आप वो जो भी क्वेश्चन है ना उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, तो मैं आपको वो सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगी, शॉर्ट्स में अपलोड कर लूँगी। और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। ट्रस्ट मी, मतलब आपको हर दिन 50 to 60 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करने चाहिए। चाहे आपको कोई टॉपिक कितना ही ईजी लग रहा है ना कि बहुत ईजी है, तो मुझे पूरा आता है, उसके बावजूद आपको उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत अच्छा बढ़ जाए। और एग्जाम में पेपर चाहे कितना ही टफ आए, कितना ईजी आए, आपको वो एग्जाम वाला प्रेशर फील ना हो, बिकॉज आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। थैंक यू।